अब हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। तो फर्स्ट कंपोनेंट हमारा आता है करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट कौन सी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है? ऐसी ट्रांजैक्शन को जो कि कंट्री की नेशनल इनकम में फ़र्क डालती हैं फॉर इन करंट पीरियड, और डू नॉट गिव राइज टू फ्यूचर क्लेम्स, मतलब फ्यूचर एसेट या लाइबिलिटी की कंडीशन में, या एसेट और लाइबिलिटी की कंडीशन में कंट्री की या किसी इंडिविजुअल की कोई फर्क नहीं डालती हैं। ठीक है, सच ट्रांजैक्शन डू नॉट इम्पैक्ट दी एसेट लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ अ कंट्री इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसके कंपोनेंट से आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। मर्चेंडाइज ट्रेड, जैसे हम विजिबल्स भी कहते हैं। विजिबल्स क्यों? क्योंकि गुड्स का रहता है इसमें। ठीक है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स दिखते हैं इसलिए इन्हें विजिबल्स भी कहा जाता है, या ट्रेड इन गुड्स भी कहा जाता है। फिर सर्विस, सर्विस में जैसे आईटी सर्विसेज, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, बैंकिंग एटसेट्रा सर्विसेज आ जाएंगी। इससे ये तीनों चीज़ को इनविजिबल्स भी कहा जाता है। ठीक है, विजिबल को छोड़ के जो तीन कंपोनेंट्स हो रहे हैं इन्हें इनविजिबल्स कहा जाता है, और सर्विस को ट्रेड इन सर्विसेज भी कहा जाता है। ठीक है, फिर तीसरा है प्राइमरी इनकम। प्राइमरी इनकम को इन्वेस्टमेंट इनकम भी कहा जाता है। ठीक है, और ये है किसके फॉर्म में रह सकती है? जैसे कि इंटरेस्ट, डिविडेंड, वेजेस, आरआईपी, जैसे रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट वगैरह जो होता है वो होती है हमारी प्राइमरी इनकम। ठीक है, फिर सेकेंडरी इनकम, सेकेंडरी इनकम को हम करंट ट्रांसफर इनकम भी कहते हैं, या तो जैसे कि रेमिटेंसेस या फिर गिफ्ट्स। यहाँ पे आप लिख लो इन्वेस्टमेंट, है ना, ये मैं लिखना भूल गई थी, इन्वेस्टमेंट इनकम। ठीक है, वाई मतलब इनकम। तो देखो इन्वेस्टमेंट इनकम मतलब जैसे हमने जिस चीज़ में इन्वेस्टमेंट किया और हमें कुछ चीज़ मिल रही है, जैसे कि मैंने वहाँ शेयर्स खरीदे हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट किया है, तो मुझे डिविडेंड जो मिल रहा है उसमें, है ना, ये शेयर्स कैपिटल वो अलग है, शेयर्स जो खरीदते हैं अपन वो कैपिटल अलग है, लेकिन जो उससे पर ईयरली मुझे, है ना, या फिर मंथली जो भी है, मुझे चीज़ें मिल रही हैं, डिविडेंड मिल रहा है, पैसे मिल रहा है, तो वो मेरी प्राइमरी इनकम होगी। ठीक है, इंटरेस्ट, जैसे कि मैंने कैपिटल दिया है किसी को, है ना, तो वो मुझे इंटरेस्ट देगा। वेजेस, है ना, लेबर के बदले वेजेस, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, मतलब उनके बदले में जो इनकम मिलती है वो प्राइमरी इनकम कहलाती है। तो ये करंट अकाउंट क्या शो करता है? शोज वेदर कंट्रीज नेट स्पेंडर और अर्नर। तो अब इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लो करंट अकाउंट को समझने के लिए हम थोड़ा सा समझेंगे। ये इंडिया है, ये वैसे है, हमारा लेन देन चल रहा है। ठीक है, हम ये इंडिया की बीओपी बना रहे हैं। ये कौन सा साइड रहेगा? क्रेडिट। ये कौन सा साइड रहेगा? डेबिट। तो क्रेडिट मतलब पैसा आया, फॉरेन एक्सचेंज आया, डेबिट मतलब गया। हमने मान लो एक्सपोर्ट किया गुड का। ठीक है, तो एक्सपोर्ट कहाँ लिखेंगे हम? यहाँ, क्योंकि एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास पैसे आएंगे। तो यहाँ पे लिख दिया, मान लो हमने किया एक्सपोर्ट कितने का? 300 रुपये का। ठीक है, $300 का। और हमने इंपोर्ट किया गुड्स का, सबसे पहले आएगा आपका गुड्स। ठीक है, तो इंपोर्ट किया आपने मान लो गुड्स का ₹450 का, मतलब डॉलर का। ठीक है, फिर आपने सर्विसेज का एक्सपोर्ट किया। ठीक है, तो सर्विसेज का आपने एक्सपोर्ट किया मान लो 600 का। जनरली हम ज़्यादा सर्विस देते हैं, है ना, और इंपोर्ट मतलब सर्विसेज जो आप लेंगे, जो सर्विसेज का इंपोर्ट करेंगे, है ना, वो कितने का किया आप लोगों ने? मान लो ₹200 का किया। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे? प्राइमरी इनकम जो है आपको रिसीव होगी, जो प्राइमरी इनकम रिसीव होगी वो आप लिखेंगे पीआईआर, है ना। और आपको पता रहना चाहिए कि प्राइमरी इनकम मतलब इन्वेस्टमेंट इनकम। ठीक है, तो जो मान लो इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, जो आप लोग पढ़ते हैं ना, रेंट, मतलब कैपिटल के बदले रेंट, ये वो, तो वो चीज़ें, है ना। तो ये कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। मान लो ये आपको कितना मिला? ₹100 मिला, और आपने प्राइमरी इनकम पे कितनी करी? आपने मान लो 400 करी। समझ में आ रही है बात? फिर सेकेंडरी इनकम रिसीव्ड। सेकेंडरी इनकम मतलब करंट ट्रांसफर इनकम, वो इनकम जो हमें बिना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिए मिल जाती है ना। इसको यूनिलेटरल भी कहा जाता है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, है ना, जो एक ही, यूनि मतलब वन, यूनिलेटरल मतलब वन साइडेड ट्रांसफर्स है ना। तो जो रेमिटेंसेस हैं उसके मामले में हमारा भारत पूरे दुनिया में नंबर बनाता है आफ्टर चाइना, मतलब बिफोर चाइना, आफ्टर इंडिया कम्स चाइना। तो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ रेमिटेंसेस आते हैं, मतलब हमारे जो वर्कर हैं जो यूएई में हैं, है ना, यूएसए में हैं, उन लोग अपने घर जो पैसा भेजते हैं उन्हें कहते हैं रेमिटेंसेस। ठीक है, तो इंडिया इस मामले में नंबर 1 में आता है। ठीक है, गिफ्ट्स, ग्रांट्स, जो जितनी भी फॉरेन एड भी है, मान लो गवर्नमेंट एड जो दिया गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट भी, कोई कंट्री की गवर्नमेंट भी अगर हमें सपोर्ट देती है, तो हमारी एसेट और लाइबिलिटी को तो फर्क नहीं डालेगा, तो वो कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा, वो आएगा यहाँ पे। ठीक है, यूनिलेटरल ट्रांसफर रिसीप्ट में। तो ये मान लो आ गई आपको 200, 300, चलो 300 आ गई। ठीक है, तो यहाँ का टोटल बताना ज़रा कितना हुआ? 900, 1000 और 1300। अभी हमने सेकेंडरी इनकम पे भी तो करी होगी, है ना, तो ये कितनी कर ली? मान लो हमने इसको भी 300 कर दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ का टोटल जरा करो कितना आ रहा है? 450 + 200, 650, 1050 हो 1350, और यहाँ का हमने टोटल किया था तो कितना आया था? 1300, यही आया था ना। तो देखो हमारे इससे क्या पता चल रहा है कि हमने जो इनकम बाहर दी है ना, जो आया है, ये वाली साइड क्या है? आया है। जो आया है ना वो 1300 है, और जो गया है वो कितना है? 1350। तो हमारा कितने का माइनस है? 50 का माइनस है। तो ये जो माइनस है इसे हम कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट कैसा? हमारा डेफिसिट में। सरप्लस में भी होता है। अगर मान लो ये 1350 ना होकर 1250 होता, तो ये क्या होता है? ये आया ज़्यादा गया कम, तो 50 का करंट अकाउंट सरप्लस होता। फिर क्या होता? +50 होता और करंट अकाउंट सरप्लस होता। समझ में आ रही है आपको बात? CAD और CAS, है ना। अब इससे रिलेटेड क्या बात है? अब इसको आप सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं? या तो आप अपना इंपोर्ट जो है थोड़ा सा कम करिए, है ना, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करिए, एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिवनेस लाइए। तो ये आपको इफेक्ट पढ़ने चाहिए, पता होने चाहिए इफेक्ट क्या होते हैं किसी भी चीज़ के। ठीक है, और उसको आप मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट की सिचुएशन में क्या करेंगे, करंट अकाउंट सरप्लस की सिचुएशन में क्या करेंगे, इनके इफेक्ट कैसे रहेंगे, इन्हें हम ठीक कैसे कर सकते हैं, ये सब। ठीक है, तो अब देखो
इसी में एक कंसेप्ट और आता है, अगर हमें मान लो सिर्फ गुड्स की चीज़ें देखना है कि हमारा गुड्स से रिलेटेड क्या है, तो हम सिर्फ क्या देखेंगे, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स देखेंगे। और ये अगर हम देख रहे हैं सिर्फ मर्चेंडाइज आइटम्स जो देख रहे हैं, मर्चेंडाइज ट्रेड देख रहे हैं अगर हम, या बैलेंस मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड बनाते हैं हम, या फिर ट्रेड इन गुड्स देख रहे हैं हम, तो उसको हम कहते हैं BOT, मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, ये एक बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट का सिर्फ इतना सा पार्ट होता है। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट का 1/3 का भी 1/4, मतलब आप समझ लो बहुत छोटा ही है, ठीक है, 1/12 पार्ट है ये बैलेंस ऑफ ट्रेड, है ना, मतलब और कम है, समझ लो, ठीक है। ये इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये क्या देखता है, एक्सपोर्ट कितने का हुआ, इंपोर्ट कितने का हुआ, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या आता है, एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, कि आपने भेजा कितना और आपने लिया कितना। अब इस केस में हमने भेजा कितना है 300, लिया कितना है 450, मतलब कि फॉरेन करेंसी हमें मिली कितनी है 300, भेजी कितनी हमने 450। मैं सामान के रिस्पेक्ट से बता रही थी, मैं करेंसी के रिस्पेक्ट से बताती हूँ। तो आपको मिली 450 है, मतलब आपको इनकम 450 है और आपने एक्सपेंडिचर, सॉरी, आपकी इनकम 300 है और आपने एक्सपेंडिचर कितने कर दिया, 450 रुपये का कर दिया। तो आप 150 रुपये के किस में है, लॉस में, मतलब डेफिसिट में है कि नहीं है। तो ये क्या आएगा, BOT डेफिसिट, है ना। व्हेन एक्सपोर्ट्स ऑफ द गुड इज ग्रेटर देन इंपोर्ट, अगर एक्सपोर्ट आप ज़्यादा कर रहे हैं इंपोर्ट से, तो ये क्या आएगा, BOT सरप्लस आएगा। और जब आप इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं एक्सपोर्ट से, तो ये आएगा BOP डेफिसिट, BOT डेफिसिट। समझ में आ रही है आपको बात।